बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पॉलिटिकल टेम्परेचर मुल्क में वो समझ से बाहर है। गुज़श्ता कुछ अरसे में मुल्क में सियासी तौर पर जो कुछ हुआ है, शायद माजी में इसकी कोई नज़ीर हमें देखने को नहीं मिलती। सवाल ये है कि हमने जो प्रेसिडेंट्स सेट कर दिए हैं, अब इन प्रेसिडेंट्स के साथ मुस्तकबिल में पॉलिटिकल सर्वाइवल किस तरीके से होगा, डेमोक्रेसी का सर्वाइवल किस तरीके से होगा, पॉलिटिकल पार्टीज जिस एक्सट्रीम पर जाकर खड़ी हो गई हैं, क्या यहाँ से वापसी के इम्कानात हैं, और इस सारे प्रोसेस में नुकसान किसको हुआ है। अभी मुल्क में जो मौजूदा हुकूमत है ये चंद दिनों की मेहमान है। अगर मुद्दत मुकम्मल हो फिर भी, और अगर पहले असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए फिर भी, दोनों सूरतों में 20-22 दिन जो है वो गालिबन इतना अरसा अब हमारे पास मौजूद है मौजूदा हुकूमत के पास। इसके बाद आएगा केयर टेकर सेटअप। जो प्रेसिडेंट इस हुकूमत ने सेट किया है, क्या केयर टेकर सेटअप मुकर्ररा वक्त के अंदर, मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इलेक्शंस का इनेकाद करवा पाएगा। फिर जो मरदमशुमारी हुई, जिसका बड़ा वावेला हमने सुना जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई, कि चूंकि मरदमशुमारी हुई है, चूंकि अब नई हल्का बंदियाँ होंगी इसलिए इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो अब वही हुकूमत जब उस मरदमशुमारी से हटकर पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शंस करवा रही है, तो इस मरदमशुमारी में जो आबादी का में इजाफा हुआ है ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में, तो उसका अगर उसको शामिल ही नहीं किया जाएगा, जो उसके नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी वो शामिल नहीं की जाएंगी, इसका क्या नुकसान हो सकता है। फिर निगरान सेटअप, अभी मौशी चैलेंजेस जो हैं, चलें बहरहाल अभी हमारा IMF के साथ हमारा एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गई है, लेकिन बहरहाल बड़ा मुश्किल है इकनॉमिकली सो फार अभी भी सस्टेन करना। तो निगरान सेटअप के लिए कितने चैलेंजेस होंगे, कितना लंबा ये सेटअप कैरी हो सकता है, और बलूचिस्तान में इस वक्त खासतौर पर पॉलिटिकल टेम्परेचर क्या है। प्रोग्राम के इस हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब गौस बख्श खान बारोज़ई साहब। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी आपकी। कैसे मिजाज है, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल, आप ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नवाब साहब, सबसे पहले तो आप इस पूरे सिस्टम के एक बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं हमेशा से। आपने सिस्टम को ठीक ठाक दबा कर क्रिटिसाइज किया है। अब जो प्रेसिडेंट्स हमने सेट कर दिए हैं, आज कहां पर खड़ी है हमारी सियासत? देखिए हैदर खान, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी सियासत तो अपनी जगह पे है। पॉलिटिकल पार्टीज का एक क्या कहते हैं मंशूर होता है, एक उनका इंतखाबी वादे होते हैं, अवाम के साथ वादे होते हैं, वो अपनी जगह पे। लेकिन पाकिस्तान का मसला हमेशा से, मैंने पहले भी कहा, आपसे अर्ज किया ऑफ एंड ऑन, और उसके बाद 2013 के बाद मैंने कॉलम भी लिखा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंतखाबात है जिसके रिजल्ट्स माने नहीं जाते ड्यू टू रीजन। उसमें कुछ कई हकीकतें होती है, किसी के लिए हकीकत, किसी के लिए अफसाना होता है, वो समझते कि नहीं ये आदत है हमारी। तो मैंने कहा था कि इंतखाबी इस्लाहात की जाए। 2013 की बात है हैदर खान, मेरा आर्टिकल भी उसी साल छपा था। उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि 13 और आज 23 में बैठे हम, 10-11 साल हो गए, इसके बावजूद हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में फेल हो गई कि वो एक ऐसा जिस क्या कहते हैं प्रोसेस के जरिए वो बन के आते हैं हुक्मरान, तो कम से कम उसको तो ठीक करते लाके, ताकि लोग उसके ऊपर उंगलियां ना उठाते। अब वो नहीं हुआ, तो आप देख लीजिए कि हमारी सियासत में सबसे बड़ा फिर खराबी ये है हमारी सियासत में कि हमने सियासी मुखालिफत को सियासी दुश्मनी में बदल दिया, और वो सियासत निकल गई है, सिर्फ दुश्मनी रह गई है। एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। गद्दार तो अब ऐसे कहते हैं जैसे जो है सीजन में क्या कहते हैं, जिस सीजन का सीजन आम है पाकिस्तान में खत्म नहीं होता। तो बहुत ही मुश्किल हालात में खड़े हैं, मुल्क में अच्छे हालात नहीं है जी। सियासी पार्टियां अपना रोल, प्योर रोल अदा करने में बिल्कुल फेल हो गई हैं। बहुत सी पार्टियां मिलके उन्होंने भी कलेक्टिव विजडम नहीं दिखा सके। वो भी मेरा एक पेटेंट वर्ड है उस्तादी, हैदर खान आपको पता है, वो भी उस्तादियों में लगे रहे। जब आप उस्तादियां करेंगे तो सिस्टम खराब हो ही जाएगा जी। तो नवाब साहब, अब जो उस्तादियां हो रही हैं, उसके बाद फिर आपने जो पहले जिक्र किया, जो आपने कहा कि मैंने कॉलम भी लिखा 2013 के बाद इंतखाबी इस्लाहात का, इलेक्शंस नताइज तो अभी भी नहीं लगता कि कोई तस्लीम करेगा। हम इस्लाहात की तरफ जाना ही नहीं चाहते। हम बातें तो बहुत करते हैं, ख़ासतौर पर जब हम अपोजिशन में होते हैं, और गवर्नमेंट में आने के बाद भी हमारे मंशूर में ज़रूर होता है कि इंतखाबी इस्लाहात करनी है। लेकिन यहाँ पर मसला पॉलिटिकल पार्टीज का ही है, उनकी वैल्यू नहीं है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। बस मैं यही आपसे कि पॉलिटिकल पार्टीज का ही फेल्योर है, जिन्होंने मुल्क को आके इस
तबाही के दहाने के पे लाके खड़ा कर दिया है कि नहीं जी अब वो एक आदमी के पीछे पड़े भाई उस आदमी को छोड़ दो, अब आप तो अच्छा काम करो ताकि उस अच्छे काम के नजरिए जो है ना आवाम भी सही तरीके से अपना क्या कहते हैं वो वोट दे सके और सही तरीके से अच्छे बंदे लाते हैं या नहीं लाते। बंदे तो आपको पता है हैदर खान आज की आपसे मेरी उम्र ज्यादा है बहुत, मुझे पता है कि मैं देखता हूँ कि ये जितने लीडर्स हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बड़े बड़े हर पार्टी में घुस के दूसरी में गए, दूसरी के छोटे तीसरी में गए, बड़े बड़े लोग, छोटे लोग नहीं जो बड़े बड़े लोग, हमारी तरफ भी यही सिलसिला रहा। जब या क्या कहते हैं अब ये है कि अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के आवाम में भी यही हो गया कि जो अच्छा है जो goes with the flow, ठीक है जी। तो अब ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो वो जानते हैं मंशूर सब पता है इनको, कोई पीपल्स पार्टी में था तो उसके बाद नून में चला गया, नून से निकल के काफ में, काफ से निकल के इसमें उसमें कोई पार्टी उन्होंने छुड़ी, मतलब पीपल्स पार्टी के लोग नजरियाती लोग क्या कहते हैं लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स करने वाले लोग आज जो है ना वो उससे निकल के बड़े बड़े लोग जेयूआई में चले गए मुल्ला बनने की कोशिश के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम खराब है। पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठे जो कुछ करना है कम से कम घर के अंदर घर को संभाल के रखें तो अच्छी बात है। नफरतें बहुत फैलाई हैं इन्होंने, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा सब लोगों को, सोसाइटी को मिल के। लेकिन ये कि अभी ये सिविल सोसाइटीज बनी है वो भी अपने मतलब की बात करते हैं जी, पता नहीं क्या होगा। पॉलिटिकल पार्टीज को अब तो सोचे ये यकीनन एकदम इनको नहीं निकाला जा सकता, किसी को आप उखाड़ के फेंक नहीं सकते, तो इनको कहते कि बैठो भाई कोई इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल रिस्पॉन्स करो, कोई आवाम की खिदमत करने की बात करो। ये थोड़ी है जी कि पैसे के पीछे भागे, बस पैसे के पीछे भागने में जो है ना हम बहुत तेज है। मुझे शर्म आती है कि वो जो बाहर के लोग हैं वहाँ कोई पार्टी का लीडर दूसरी पार्टी में नहीं जाता, यहाँ बड़े से बड़ा लीडर जो अपने आप को समझता है मैं बहुत बड़ा हूँ लेकिन वो इस रेस में हमेशा रहे। ठीक, अच्छा नवाब साहब अभी चूंकि गवर्नमेंट के पास टाइम पीछे बहुत कम है, जो पहले हम बातें सुन रहे थे कि गवर्नमेंट असेंबली में कोई बिल लेकर आएगी और उस बिल के तहत जो है असेंबली की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाएगा, असेंबली जो है वो अगस्त की बजाय मार्च में चल कर डिज़ोल्व होगी, फिर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। सो फार जो सिचुएशन है ऐसा होता नज़र तो नहीं आ रहा। अब अगर असेंबली टाइमली डिज़ोल्व हो जाती है या अपनी मुद्दत की तकमील के बाद असेंबली ख़त्म हो जाती है, आपको इलेक्शंस वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं दोनों सूरतों में, अक्टूबर या नवंबर में? इंडिया आप सर्च करूँ किसी तरीके से पार्टी के लीडर्स बड़े बड़े ताकतवर जो कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं दुनिया उनकी पहुंच है, उनको देख के ये लगता है कि इलेक्शन शायद हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक आदमी को उन्होंने टारगेट किया हुआ भाई कोई भी तरीका हो सकता है, आप उनका मुकाबला करें, वोट लेके उनके उसका मुकाबला करते तो बहुत बेहतर था। बहरहाल ये उस्तादियाँ करेंगे तो मुझे लगता है हो सकता है कि इलेक्शन जो है अपने टाइम पे ना हो, एक साल बढ़ाना चाहते हैं कि बढ़ा दीजिए, ये फिर के मरे हमारे शाहबादार, ठीक है जी। तो इनको अकल करनी चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स को, किसी और का कोई कसूर नहीं है। सियासी तौर पे हम नाकाम है, क्या कहते हैं उसको जी, बैंक करप्ट हो चुके हैं सियासी तौर पे जी। आपको लगता है कि एक साल इलेक्शंस लेट हो जाएंगे? हो सकता है जी, एक साल करें जो जितने साल करें इनकी मर्जी है, लेकिन इस तरह से लगता है कि जब तक ये काम नहीं कर सकते, एक बंदे को माइनस नहीं कर सकते, उसके माइनस करने का क्या प्रोसेस है वो मुझे नहीं अंदाजा। पॉलिटिकल तो कोई भी नहीं है जी, ये खाम बस आपको मुझसे लड़ा रहे हैं, मुझे किसी और से लड़ा रहे हैं, तो अभी ये है कि इस तरह से नहीं तो नवाब साहब अगर एक साल इलेक्शंस लेट होते हैं, जो करंट मौशी हालात हैं, एक साल मतलब यहाँ पर तो जो गवर्नमेंट थी जो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, बहरहाल चलें जिस भी तरीके से एक आईनी प्रोसेस के थ्रू आई, उसके साथ कोई किसी तरह के अरेंजमेंट के लिए तैयार नहीं था, उसको कोई मौशी तौर पर उसके साथ किसी तरह की कमिटमेंट के लिए कोई तैयार नहीं था, तो निगरान सेटअप एक साल के लिए किस तरीके से मुल्क के मामला चला सकेगा? एक साल का तो मेरा आइडिया नहीं कि निगरान सेटअप होगा भी, लेकिन अगर नहीं है तो ठीक है जी। हमारे मुल्क में तो हर चीज पॉसिबल है, हमारे मुल्क में तो हर चीज पॉसिबल है। हमारे मुल्क में हमजा शरीफ कैसे चीफ मिनिस्टर बना आपको पता है जी, किस तरह से होटलों में भी कभी असेंबली के लोग जाके बैठते हैं जी, वहाँ पे वोटिंग करते हैं। हमारे मुल्क में पॉसिबल है अगर सियासी तौर पर हम ठीक ना हुए, सियासत हमारी खराब हो गई, सियासत का इलाज करें, सियासत को ठीक तरीके से अच्छा इंजेक्शन दे, यूरोप से लेके देते, जहाँ से लेके देते। सियासत खराब हो चुकी है, सियासत ठीक होगी तो मुल्क ठीक होगा, वरना मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अच्छा नवाब साहब, अभी मरदमशुमारी हुई है और मरदमशुमारी का बड़ा वावेला था जी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली डिसोल्यूशन के बाद इलेक्शंस नहीं हो सकते, चूँकि मरदमशुमारी हो रही है या होनी है
پھر اس کے بعد اگلے انتخابات جو ہیں باقی 2 صوبوں میں اور وفاق میں اگر نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے تو یہ ایک سیٹ اپ سمجھ میں نہیں آئے گا. لہٰذا پنجاب اور کے پی کے الیکشنز نہیں ہوئے. اب پھر دوبارہ مردم شماری ہونے کے باوجود الیکشنز جو ہیں وہ پرانی مردم شماری پہ ہو رہے ہیں. ایک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ول نہیں تھی یہ؟ سیکنڈلی کیونکہ اب اگر مردم شماری کے بعد ہم دیکھیں تو بلوچستان کی خاص طور پر آبادی میں کافی اضافہ ہوا ہے, اور آبادی میں جتنا اضافہ ہوا ہے تو بلوچستان کو زیادہ نیشنل اسمبلی میں حصہ بھی ملے گا, شیئر بھی ملے گا ان دا فارم آف سیٹس. تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے, اتنا نمبر ہمارے پاس ہے نہیں. تو یہ چیزیں گورنمنٹ کے نوٹس میں پہلے نہیں تھیں, یا ہونے کے باوجود گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے کیا جائے تاکہ ڈیلے کریں الیکشنز پنجاب اور کے پی کے؟ دیکھیے جی, یہ بہانے بازی کے لیے بہت اچھا سسٹم ہے یہ. اور آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ وہ جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں بھی بڑی استادیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, ہوئے بدر بہانہ بسیار. مجھے پتا ہے یہ آرگینک نہیں ہے جی, ان آرگینک جو ہے نا بڑھایا ہے, کہیں پہ کم کیا ہے ان لوگوں نے. ان کو پھر بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. خان ورلہ نہیں ہے, یہ ایک اور بہانہ ہے. بہانوں میں یہ ملک کب تک چلائیں گے؟ ٹھیک ہے, عوام بیچاری دیکھ رہی ہے. اور اس کے بعد اوپر جو ہے نا, دوبارہ میں کہوں گا ایڈمنسٹریٹو بھی جو ہے نا اس میں وہ ہے, خرابیاں ہیں, لیکن پولیٹیکل ول بالکل نہیں ہے, بلکہ ال ول بہت زیادہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی اس وقت یہاں پہ کووڈ ختم ہونے کی باتوں کے اوپر یہاں پہ نوکریوں کا ایک انبار لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے, اور وہ نوکریاں اپنے بندوں کو اور پیسوں پہ بیچنے کے چکروں میں میں جہاں بیٹھا ہوں جہاں کی بات کر رہا ہوں. تو آپ سوچ لیجئے کہ اس طرح ہوگا تو ملک کیسے چلے گا جی. میرٹ اور میرٹ پیپل پارٹیاں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری ان کو چاہیے کہ میرٹ کے اوپر بیٹھے. نوکری جس کو ملے گی وہ پاکستانی ہوگا, بلوچستانی ہوگا, اپنے علاقے کا ہوگا تو ٹھیک ہے, میرٹ میں سب کو ملے گا. لیکن یہاں پہ میرٹ پیٹ کا بھی ہے اور میرٹ جو ہے نا اپنے رسوخ کا بھی ہے. بالکل. آخر میں ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یہ بلوچستان میں کس قدر استحکام لا سکی ہے سو فار الیکٹیبلس کی صورت میں؟ نہیں جی, الیکٹیبل میں انفیکٹ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے جی. الیکٹیبل کوئی بھی نہیں. الیکٹیبل کی بھی کانٹیکٹس ہوتے ہیں, ان سے وہ نکل آتے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کیا استحکام دے گی پاکستان کو؟ اس سے وہ اچانک ہی نکل کے ایک پارٹی سے دوسری طرف چلے گئے. کم از کم یہ کیا کہ وفاداری بشرط سواری دوست کے ساتھ جو ہوتی ہے اپنی پارٹی کے ساتھ کرتے تو ٹھیک ہے. میں نہیں دیکھتا کہ ان کو بغیر کسی گارنٹی کے یا بغیر کسی طاقت کے کوئی بھی وہ ملے, کیا کہ استحکام ملے اس پارٹی کو بھی چاہیے. بہت شکریہ نواب صاحب, اپنے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب غوث بخش خان بارزوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.